नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वे यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म आ गया है और बहुत से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो फॉर्म भरने के लिए जो लोग नए लोग हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले अपना यूपीएससी की वेबसाइट पे आना है और रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपका एक न्यू ओटीआर बनेगा। लेकिन जो लोग पुराने हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनके लिए क्या है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको दोबारा से आना है अपने होम पेज पे, ठीक है, यूपीएससी वाले रजिस्ट्रेशन में, और वहाँ अपना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका ओटीआर आईडी है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उन्हें क्या करना है, सिर्फ जाके अपना जो ओटीआर प्रोफाइल है उसमें फोटो वगैरह चेंज कर देनी है। उनकी जो फोटो है वो करंट की फोटो लगा देनी है अभी, बस जो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए लगभग। 10 दिन से मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो फोटो आपको अपडेट कर देनी है। और वही सेम चीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आनी है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आके, और उसको अपडेट कर देना है आपको, ठीक है। फोटो को अपडेट कर देंगे वहाँ, और उसके बाद अपना फीस पेमेंट कर दीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें आती हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपका फ़ोटो चेंज करना है बस, और कुछ नहीं चेंज करना है ज़्यादातर, ठीक है। बाकी में जो नए लोग हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं, उनको बता देता हूँ फॉर्म फिल करके, एक-एक करके, ठीक है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है पूरी तरीके से। आप देखिए आगे कि कैसे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है, और कैसे फॉर्म फिल करता हूँ। पहले यहाँ सबसे पहले आएँगे, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ नेम फिल करना है आपका, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई नेम, पहले अपने यहाँ नाम फिल करिए, फिर उसके बाद सेम नेम। आपको नाम कौन सा फिल करना है, नाम वही फिल करना है जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट पे है, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट पे जो आपका नाम है सेम वही फिल करना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? जैसे 10th मार्कशीट में आपका कोई दूसरा नाम था, ठीक है। जैसे किसी का नाम था, समझ लीजिए अक्षत कुमार, ठीक है, लेकिन क्या किया उसने, कुमार हटा दिया, उसके बाद उसका 12th मार्कशीट में नाम अक्षत हो गया। तो क्या वो जो कुमार हटाया है तो आपका इसमें आपके नाम चेंज में आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसा नाम चेंज किया है तो यहाँ यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज नेम, क्या जो जो आपने नाम चेंज किया है वो क्या पहले जो नाम था वो आपके 10th मार्कशीट में लिखा था? उसके बाद जो आपने नाम चेंज किया है वो नाम आपका क्या, आपका चेंज नेम क्या है? उसके बाद आपको जेंडर करना है अपना सेलेक्ट, उसके बाद वेरीफाई जेंडर, कि आप कौन से जेंडर से वेरीफाई करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो आपके 10th की मार्कशीट पे है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका फादर्स नेम है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम, पिताजी का नाम और माता जी का नाम आपका जो 10th के मार्कशीट पे है वही आपको डालना है, ठीक है। 10th मार्कशीट पे जो नाम है वही डालना है, उसके सिवा कोई नाम नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी हैं, नहीं है, अगर हैं तो ठीक, यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना, और अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो डालिएगा, अदरवाइज मत डालिएगा। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालना है आपको जो आपका चल रहा हो, ठीक है। वही ईमेल आईडी चल डालिएगा जो चल रहा हो, ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी घर उठा के डाल दिया मोबाइल नंबर, क्योंकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है या फर्दर कोई भी नोटिस है वो आपकी इस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ही आएगी। उसके बाद आपका क्लास 10th बोर्ड का रोल नंबर डालना है, ठीक है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर डालेंगे आपका, ठीक। एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको वो डालने हैं जो आपको याद रहें। जैसे आप व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जब आपका आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे, ठीक है, या ओटीआर आईडी वगैरह भूल जाएंगे, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, उसको आपको आंसर देना होगा। तो जो भी आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखे हैं और जो उसका आंसर लिखेंगे, उसको आप लिख के साइड में रख लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको याद रहे और भूले ना, और आगे कोई दिक्कत ना करे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर टू पे आप करेंगे, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आपको मांगेगा कि आपने क्या डिटेल अपनी चेक कर ली है सारी, और देख लीजिए, क्योंकि इसमें दोबारा चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो ओटीआर आईडी है, ओटीआर में आपको दोबारा चेंज आपका 7 दिन के लिए ही होता है। जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं, जो एग्जाम फर्स्ट जो फॉर्म डेट होती है, फॉर्म डेट के 7 दिन तक ही आप उसको ओटीआर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल फिल करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए ये डिटेल मैं फिल करके फिर आगे बढ़ता हूँ, सबमिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या ऑप्शन आता है। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके का आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जगह आती है। अब देखिए जो न्यू लॉगिन करेंगे आप, ठीक है, जो नया आपका बनेगा, उसके बाद जो आपकी डिटेल्स आएंगी उसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर आपको नीचे तक ये पूरा फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन,
ये सब आपको फिल करना होगा। तो एक एक करके मैं सारे फिल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जो नए लोग हैं, और सही से अपनी डिटेल भरिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना खोल लेते हैं। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे तो यहाँ आपकी डिटेल ऊपर लिख के आ जाएंगी, ठीक है, कि आपका आपने रोल नंबर क्या डाला है, आपने नाम क्या डाला है, और आपका मोबाइल नंबर वगैरह लिख के आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए अदर देन ओटीआर प्रोफाइल आता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपका नेशनलिटी और सिटीजनशिप आता है। अब देखिए इसमें सिलेक्ट सिटीजनशिप है, तो सिलेक्ट सिटीजनशिप में आएंगे तो यहाँ अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ के आप सिटीजन होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर टंग क्या है आपकी, मदर टंग सेलेक्ट करेंगे अपनी। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। आप इंडिया के हैं या आउटसाइड इंडिया के हैं तो उसके बाद वो डालना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक, पोस्ट ऑफिस, टाउन, सिटी, टाउन, विलेज, फिर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पोस्ट ऑफिस का एड्रेस जो दे रखा है वो एड्रेस वही फिल करना है आपका जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो आधार कार्ड पे लिखा है वही आपको फिल करना है, और आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वही आपका यहाँ फिल होगा। उसके बाद सिटी, टाउन, विलेज है। फिर आपका स्टेट है, जो आपका स्टेट है वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है अपना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पिन कोड है वो डालना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिटी में। अब देखिए कम्युनिटी में आ जाते हैं जो एससी कैटेगरी से हैं वो एससी कैटेगरी डालेंगे, फिर एसटी कैटेगरी वाले एसटी डालेंगे, ओबीसी वाले ओबीसी और जनरल वाले जनरल। इसमें देख लीजिए कि जो एससी कैटेगरी जब आप डालेंगे तो इस तरीके से सर्टिफिकेट नंबर आपको होगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा जो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया होगा एससी कैटेगरी का अपनी तहसील से, उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। उसका एग्जाम्पल मैं भी दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा किस तरीके से होता है, कौन सा सर्टिफिकेट नंबर होता है। फिर डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। और डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ये होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, किसने साइन किया है, तहसीलदार ने किया है, एसडीएम ने किया है या डीएम ने किया है, तो उसका आपका डिजिग्नेशन यहाँ लिखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, इस तरीके से आएगा। जिसने भी आपका साइन किया हो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद स्टेट, यूनियन टेरिटरी, किसने मतलब आपका जो है वो इशू किया है, तो उसमें आपको स्टेट डालना है कि कौन से अथॉरिटी, कौन से स्टेट ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद डेट ऑफ इशू। अब डेट ऑफ इशू में आपको वही डेट डालनी है जो आपके उसके सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। आपका सर्टिफिकेट कब से होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 से, जो आपकी लास्ट डेट है 25 मार्च 2025 के पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद नहीं। फिर फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अब एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो आपका इशूइंग अथॉरिटी है उसका ऑफिस का एड्रेस डालना है आपको, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस ही डालना होगा। फिर स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू एससी, आपका रिलीजन क्या है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि आप हिंदू कैटेगरी, हिंदू में एससी हैं या सिख में एससी हैं, बुद्धिज्म में एससी हैं। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट टाइप कम्युनिटी इज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट में कास्ट टाइप आपका मेंशन कर रखा है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर में आपका, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इस पर जाना है। और देखिए एक वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है कि आपको ये कैसे किस तरीके से निकालना है, फिर उसमें आपको फिल करना है और आ जाना है, ठीक है। फिर वेदर यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको फिल करना है यस, अगर नहीं है तो यहाँ नो फिल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल आईडी कार्ड, वो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। जो भी आप अपलोड करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अपना उसका नंबर डाल देंगे, ठीक। नंबर डालने के बाद हैव यूर बिन रिकमेंडेड एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई यूपीएससी, क्या आप कभी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पे चुने गए हैं कि नहीं। अगर आप हैं तो ठीक यस कर दीजिएगा, नहीं हुए हैं तो यहाँ नो कर दीजिए, ठीक है। अगर यस करेंगे तो आपको रोल नंबर वगैरह, एग्जामिनेशन ईयर सब कुछ डालना होगा, नो है तो नो कर दीजिएगा। फिर डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये है कि क्या आप फ्यूचर में अपना जो डिटेल यहाँ है, ठीक है, जो आपने डिटेल भरी है और एग्जाम देंगे, क्या उसकी डिटेल आप किसी और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है क्या उसके द्वारा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको जो अलग अलग कंपनीज होती हैं या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर सकें या आपको जॉब के लिए ऑफर कर सकें, क्योंकि आपने मेहनत करके पढ़ाई करी है और आपकी जो प्री मेंस का रिजल्ट है उसके बेसिस पे बहुत सी कंपनीज आपको ऑफर कर सकती हैं जॉब, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपका ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ जो ये रॉन्ग वाला टिक है, रेड वाला, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, फिर परमानेंट एड्रेस है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस में आपका वही एड्रेस फिल करना है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। जिस समय जहाँ अगर आप घर से अपने दूर रह रहे हैं और किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आप 5-6 साल से रह रहे हैं लगातार, ठीक है,
वहाँ आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे ही हैं, ठीक है, और तो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको वही एड्रेस फिल करना है आपका, जो जो आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्टेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ डाल देनी है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस होगा, और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने हैं, ना ही कॉमा वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। फिर आपका सिटी डालना है, ठीक है, सिटी, फिर उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद पिन कोड हो गया, और आपका अगर एरिया कोड या फैक्स नंबर नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्लिक हेयर इफ योर परमानेंट पोस्टल एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद आता है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। फ़ोटो आपका वही होना चाहिए कि 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आप फ़ोटो खींचेंगे उसमें 3/4 आपका जो है फेस दिखना चाहिए, और आपका कान, ठीक है, कान, दोनों कान, और आपका गला हल्का चिन से तक दिखना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए, और आपका जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो डेट होनी चाहिए। और फ़ोटो के बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है अपनी। सिग्नेचर आपको सही होनी चाहिए, ठीक है, आपको सही सिग्नेचर दिख रही हो। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर आपने ऐसे ही अपलोड की है कि सही से दिख ना रही हो। उसके बाद आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको ऐड करना है अपना 10th के बाद 10th का, ठीक है, पहले आप 10th का ऐड करेंगे। 10th के बाद आपका 12th का आएगा। 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन आएगा, और ग्रेजुएशन के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है, ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। आप 10th का आप ऐड करेंगे, उसके बाद क्लास डिवीजन आप फिल करेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब देखिए 10th में अगर किसी का सीजीपीए है तो, और या तो सीजीपीए ही करिए और परसेंटेज छोड़ दीजिए। अगर किसी का परसेंटेज में मार्क्स है तो परसेंटेज फिल करिए, सीजीपीए ही छोड़ दीजिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब देखिए सब्जेक्ट्स आपके, अगर किसी के 10th में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स है, और सोशल साइंस और साइंस है, ठीक, तो आपको कॉमन ही लगाना है, ठीक है, ऐसे फिल करना है। जैसे इंग्लिश आपने ऐसे फिल किया तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे फिल कर देना है, ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट लिख देना है, कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। फिर नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में भी आपको कॉमा यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फिल करना है। फिर नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी। आपने जिस बोर्ड से भी किया, जैसे किसी ने यूपी बोर्ड से किया है तो इलाहाबाद अगर बोर्ड है उसका, तो आपका अपने यहाँ बोर्ड नेम लिख देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आ जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या करेंगे आप, जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। देखिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करेंगे, क्या नहीं अपलोड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, ठीक, 1 में आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना, मतलब आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, या तो आपका टीसी अपलोड करना है यहाँ। उस और जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 एमबी से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका है ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशन का सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन डिग्री पास सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका जो डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है, या तो आपका जो लास्ट ईयर का मार्कशीट है, ठीक है, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। बाकी जो लोग अपेयरिंग में हैं, ठीक है, जो अपेयरिंग में हैं और एग्जाम दे चुके हैं, मतलब लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग भी फिल कर सकते हैं, और उनको यहाँ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जब सीएपीएफ का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर फिजिकल के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तब आपको एक पोर्टल मिलेगा अपलोड करने के लिए, आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं कि आपका हो चुका है। उसके बाद सिलेक्ट फोटो आईडी प्रूफ। जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फोटो आईडी प्रूफ दिया था, जैसे आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपने दिया था, वो आपको यहाँ फिल कर देना है, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ अपलोड कर देना है आपका चाहे आधार हो चाहे पैन कार्ड हो, जो अभी आपने सेलेक्ट किया हो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर सपोर्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन। देखिए कोई भी अगर एक्स सर्विस मैन है, या एससी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से है, अगर वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है तो उसके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए अपलोड करने के लिए यहाँ, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए अपलोड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पास ओबीसी वालों के लिए एक अलग से नहीं आ रहा, जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि आपका जो कम्युनिटी है, अगर आप यहाँ ओबीसी सेलेक्ट करते हैं कम्युनिटी को, ठीक, तो अगर क्रीमी लेयर हैं, आप क्रीमी लेयर हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं, वो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आपके एग्रीकल्चर इनकम है और 8 लाख से ऊपर आ रही तो आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे। अगर आपके पिताजी माताजी ग्रुप सी या ग्रुप डी में है और सैलरी उनकी कितनी भी है, तब भी आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे। और अगर आपके माता पिता दोनों लोग ग्रुप बी की सर्विस में हैं और ग्रुप ए की सर्विस में हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन अगर आपके पिताजी सिर्फ या माताजी सिर्फ ग्रुप बी में हैं, और
मतलब कि दोनों में से सिर्फ एक ही लोग ग्रुप बी में है तब भी आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे, सैलरी काउंट नहीं होगा। ठीक, ये समझ लीजिए। तो यहाँ आप नॉन क्रीमी लेयर में नो कर देंगे, नो करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालने के बाद आपको यहाँ आपका एक नया ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ एक ओबीसी सर्टिफिकेट होगा या ओबीसी एनेक्चर आएगा। ठीक है, ओबीसी एनेक्चर होगा या आपका एससी एनेक्चर होगा, जो भी आप कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, या एसटी एनेक्चर आएगा यहाँ। ठीक है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा इसको करने के बाद। देखिए यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए हमने फिल कर दिया, तो यहाँ ग्रीन टिक लिख आ गया है। वैसे ही आप जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करते जाएंगे वैसे यहाँ ग्रीन टिक लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स अपडेट में देखिए हमने ओबीसी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट की थी कम्युनिटी में, तो देखिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू एससी, एसटी, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं यहाँ से, एससी से, एसटी से, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा उसका। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपका एक प्रोफार्मा होता है यूपीएससी का। ठीक है, उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्मा में ही बनवाना होगा, ऑफलाइन आपको वही अपलोड करना होगा। ये नहीं कि डिजिटल सर्टिफिकेट डायरेक्ट अपलोड कर दें। वो प्रोफार्मा देखिए अलग वीडियोस में है। एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसमें मैंने दे रखा है प्रोफार्मा क्या है, कैसे अपलोड करना है और कहाँ से आपको बनवाना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। अब देखिए इसमें अंडरटेकिंग है, तो ओबीसी का अंडरटेकिंग हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का अंडरटेकिंग होगा। तो यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद डॉटर ऑफ आपके पिताजी का नाम करना है फिल। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ विलेज, मतलब आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका स्टेट। फिर हेयर बाई डिक्लेयर्ड आई बिलोंग टू द कम्युनिटी, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एससी कम्युनिटी से या एसटी कम्युनिटी से, आपको एक कम्युनिटी यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ अपना सिग्नेचर करना है और अपना फुल नेम लिखना है, फिर आपका फुल एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसको आप निकालिएगा, निकाल के पेन से फिल करके फिर आपको स्कैन करके स्कैन कर लीजिएगा। इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। ठीक, उसके बाद दोबारा आप आ जाते हैं यहाँ। अब आपने यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आना है। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ अपना पिताजी का एड्रेस फिल करना है। देखिए जो पिताजी का एड्रेस है आपके, वो उनके जो आधार कार्ड पे पिताजी का एड्रेस दिया है वही आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस फिल करना है, ना कि आपका अपना एड्रेस फिल करना है। और जो जो उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वही आपको फिल करना है। अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों का दोनों सेम है तो आपको सिलेक्ट कर देना है दोनों पे सेम। ठीक है, और अगर जो आधार कार्ड का एड्रेस अलग है और परमानेंट जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है, तो दोनों अलग अलग फिल करने हैं। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन में आना है आपको। देखिए मदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो मदर इन्फॉर्मेशन में आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फादर्स एड्रेस, अगर आप माता जी का जो एड्रेस है उनके आधार कार्ड पे जो लिखा है वही आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, सिटी में, सब कुछ वही आपको फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ इफ योर मदर इज इन सर्विस पोस्ट हेल्ड बाई हर। ठीक है, क्या आपकी माता जी सर्विस में थी तो आपकी जो उनकी पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर अगर एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, कि अगर आपके एनुअल इनकम, मदर की जो एनुअल इनकम है वो आपको एनुअल इनकम लिखनी है। अगर एनुअल इनकम कोई नहीं है तो यहाँ जीरो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी के माता पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो जो इनकम है वो जीरो फिल करिएगा। ठीक है, अगर एक्सपायर हो गए हैं तो जीरो फिल कर दीजिएगा। अगर किसी के माता पिता किसी भी सर्विस में नहीं है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। ठीक, फिर स्टेट टू विच योर मदर्स ओरिजिनली बिलोंग्स, जैसे बहुत से लोगों की माता जी हैं कि रहती उत्तर प्रदेश में है, शादी उनकी बिहार में हो गई है, तो आपको जो इनका स्टेट था, ओरिजिनल स्टेट, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो पहले बिलोंग करती थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ से उनकी, जो यहाँ उनका मायका है, मतलब जहाँ वो रहती हैं वो फिल करना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पिताजी के एड्रेस में। ठीक है, पिताजी के एड्रेस में भी है जो उनको, जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, फिर एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, जो एनुअल इनकम है वो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उस पर जो इनकम लिखी होगी वही आपको एनुअल इनकम में फिल करना है। ठीक है, और क्या पोस्ट है उनकी, क्या वो सर्विस में है, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और अगर हैं तो एप्लीकेबल, जो आपका उनका पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ लिखना होगा। फिर स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग्स, कहाँ आपके पिताजी ओरिजिनली रहते थे वो आपको स्टेट लिखना है। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेशन, क्या आप किसी भी एम्प्लॉय में है, नहीं, अगर हैं तो कर दीजिएगा, नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिएगा। फिर हैव एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या आप कभी एम्प्लॉय हुए हैं, अगर आपने कभी काम किया है, ठीक है, किसी भी सेक्टर में। ठीक है, जो मतलब कि काम ऐसा है जो देखा जाता है कि हाँ ये काम के तरीके, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया है, तभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला मत करिएगा। फिर
हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने खुद से कभी कोई काम किया है? अगर किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर यहाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फिल करते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ यस कर देना है ऐसे। फिर उसके बाद देखिए, आर यू इन गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, क्या आप गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज में हैं? अगर हैं, गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है क्योंकि किसी फैक्ट्री में या किसी की जैसे सेल हो गई, गेल हो गई, भेल हो गई, तो उसमें आप काम किए हैं, ठीक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं किए हैं, तो उसमें अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह लिखनी होगी, अगर नहीं किया है तो यहाँ नो कर दीजिएगा, और नो करके यहाँ सेव कर देंगे। ठीक है, जब सेव करेंगे तो आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ जाएगी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है उसमें आपका पोजीशन क्या था, फिर मंथली आपकी सैलरी कितनी है, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसा है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नाम उसका, फिर आपने कब ज्वाइन किया है, फिर आपका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में आ जाता है यूपीएससी के कि आपने क्या, हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाई द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जाम, क्या आपने कभी यूपीएससी द्वारा उसके एग्जामिनेशन से निकाले गए हैं? अगर निकालेंगे तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हैव यू एवर बीन अप्लाइड इन द यूपीएससी एनी एग्जामिनेशन, क्या आपने यूपीएससी के कभी किसी भी एग्जामिनेशन में अप्लाई किया है इससे पहले? अगर किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम, कौन से एग्जाम में आपने अपेयर हुए हैं वो आपको नाम लिखना है। ठीक है, जैसे अगर सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन में कोई किया है, ठीक है, या सीएपीएफ इससे पहले आप दे चुका है कोई, तो सीएपीएफ का करेगा। उसके बाद कितनी टाइम आप सीएपीएफ दे चुके हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार, दो बार, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से ईयर में हुए हैं, और उसके बाद रोल नंबर। अगर किसी को रोल नंबर याद नहीं है तो वो 7 टाइम 0 फिल कर सकता है। ठीक है, 7 टाइम 0 फिल कर सकता है, 7 टाइम 0 फिल कर सकता है, हाँ। ठीक है, और कौन से ईयर में हुए हैं आपको ईयर लिखना होगा, कौन से ईयर में हुए हैं वो आपको ईयर लिखना होगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद देखिए, यहाँ हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आपने करी अर्लियर में टाइम में क्या आप सेलेक्ट हुए हैं किसी चीज़ पे? अगर हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। यहाँ नो के बाद यहाँ सेव करेंगे इसको। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ देखिए नीचे एक और ऑप्शन आता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन एपीयर काउंट डिटेल्स, आपने जितनी बार अपेयर हुए हैं वो यहाँ डिटेल लिख के आ जाएगा एपीयर। ठीक है, अगर किसी को ईयर नहीं याद है तो मतलब को आसपास का ईयर डाल सकता है। ठीक है, अपना अदरवाइज वो ईयर नहीं याद है तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8 डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, एग्जाम जो जो एग्जाम आपने दिया है ऊपर, अब उसके लिए दोबारा और नीचे डिटेल पूछा था, ये आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं तो वहाँ उनका डिटेल नहीं आता है। फिर एग्जामिनेशन नेम, आपने एग्जामिनेशन कौन सा दिया था? सीएपीएफ का दिया था। उसके बाद आपने कौन से मंथ और ईयर में दिया था, फिर आपका यहाँ मंथ और ईयर आ जाता है। ठीक है, मंथ और ईयर लिखा जाता है। आप देखिए इसमें ईयर आ जा रहा है और आपका मंथ, ईयर और ये आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एलोकेटेड रोल नंबर, अपियर्ड इन एग्जाम, क्या अपियर हुए थे एग्जाम में कि नहीं हुए थे, अपियर्ड इन इंटरव्यू हुए थे या नहीं, अगर हुए तो ठीक, रिकमेंड हुए थे कि नहीं है, और रिजल्ट अगर आपका अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड में कर दीजिएगा। उसके बाद अचीवमेंट प्राइजेस एंड मेडल्स, इसको, और ये यूपीएससी वाला जो एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसको आप फिल करके सेव कर दीजिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाइएगा, अचीवमेंट प्राइजेस एंड मेडल्स। अचीवमेंट प्राइजेस एंड मेडल्स स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे। अगर आपने कोई अपना अचीवमेंट्स पाया है यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट नेशनल लेवल पे, आपके प्राइजेस मेडल्स हैं, वो आपको यहाँ फिल करना है। देखिए, जो आपके पास आप यहाँ फिल करेंगे, अगर उसका आपको पास वैलिड सर्टिफिकेट है तभी आप करिएगा। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है तभी करिएगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ मत डालिएगा, नहीं तो आपके लिए आगे इंटरव्यू वगैरह में दिक्कत करेगा। फिर स्पोर्ट्स एनसीसी, क्या क्या आपने एनसीसी वगैरह किया है? अगर एनसीसी किया है तो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जरूर। फिर पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप, ठीक है, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, क्या आप कोई स्कूल कॉलेज में आपके पास पोजीशन थी कि नहीं थी? अगर पोजीशन थी तो ठीक, अदरवाइज यहाँ नो कर दीजिएगा। पोजीशन थी तो उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, बिना सर्टिफिकेट के कुछ भी ऐसा नहीं कि मन उठाया जो भी हुआ वो फिल कर दिया आपने और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। फिर आपकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में देखिए वही चीज़ भरिएगा जो असलियत में आपकी हॉबीज़ हैं, जो आप करते हैं, अदरवाइज़ कि आप फँस जाएँगे। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में आप फँस जाएँगे, आपको उस पे क्वेश्चन किए जाएँगे। आपका क्वेश्चन ये ऐसा समझ लीजिए कि जो आप फिल करेंगे इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। उसके बाद लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, क्या आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं? ठीक है, और उन पे एग्जाम भी दिया है, तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज हैं जो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ओनली। ठीक है, इन जो देखिए ये इतनी लैंग्वेज दी हैं, इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो आप पढ़ सकते हैं? किसी देखिए, किसी को अगर सिर्फ हिंदी पढ़नी है तो हिंदी कर सकता है। ठीक, फिर स्पीक ओनली, सिर्फ बोल सकता है। ठीक, तो अगर किसी को हिंदी बोलनी है तो सिर्फ हिंदी कर सकता है। रीड एंड स्पीक दोनों दोनों कर सकता है, हिंदी कर सकता है। फिर अगर रीड राइट एंड स्पीक मतलब लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है।
तो किसी को जो लैंग्वेज आती है वो कर देगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पास, आपने कौन सा एग्जामिनेशन उस लैंग्वेज में पास किया है। तो जैसे अगर किसी ने 10th क्लास पास किया है तो इसमें आप मेट्रिकुलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन मेट्रिकुलेशन लिख सकते हैं और इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक। ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें ऐड मोर करके आ रहा है, तो यहाँ चूज कर सकते हैं और सारी लैंग्वेज, जिसको जिसकी ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें से जो लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने इसमें से कभी पढ़ाई करी है या कभी ये बोल सकते हैं, उस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आता है इसमें, ठीक है। इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं आती है हमारी, ठीक। उसके बाद लास्ट में आता है ओबीसी एनेक्चर। देखिए ओबीसी एनेक्चर के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आया था उसके लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग हैं वो इसको यहाँ से हमारे उस वीडियोस को देख सकते हैं। मैं वीडियो का प्लेलिस्ट जो लिंक है उसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें आई हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, यहाँ आपको जैसे इस तरीके से ओबीसी एनेक्चर खुल के आएगा। फिर यहाँ आपको देखिए आई हैव, पहले आप ये देखिए ऑफिस मेमोरेंडम है, इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे और इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने समझा रखा है सब कुछ अपना दूसरे अपने जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस वाली, उसमें ये दोनों चीज़ समझा रखी हैं, क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। और दोबारा आप इसको यहाँ यस कर देंगे। यहाँ क्लिक आई हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द अफॉर्मेंशन्ड ओएम एंड कंफर्म दैट आई बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी, ठीक। यहाँ इसको आप ओके कर देंगे और फिर यहाँ इसको यस कर देंगे। क्या हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द अबव ओएम लेटर एंड द अदर रिलेवेंट एग्जाम इंस्ट्रक्शन, यहाँ ओके कर दीजिएगा, ठीक। ओके करने के बाद आपका ये ओबीसी एनेक्चर का परफॉर्मा खुल के आ जाएगा, ठीक। परफॉर्मा टू बी फिल्ड बाई ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है। वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह, प्रोफेशन ऑफ फादर वगैरह, ये सब लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये ओबीसी के लिए मैंने देखो इसमें बता दिया है, ओबीसी के लिए मैं पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। आपको एक ओबीसी का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो दोनों जिनके पिताजी सर्विस में है या नहीं है, ठीक, दोनों के लिए मैंने बता रखा है। वो दोनों वीडियोस मैं अभी प्लेलिस्ट इसमें डाल दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट इसमें नीचे लिंक डाल दूंगा उसकी, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी एससी और एसटी कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का जो एनेक्चर है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए ये जब फिल कर देंगे सब कुछ, ये जब सब कुछ आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद ये जितने भी चीज़ें हैं, देखिए जितने भी रॉन्ग पे टिक लगा हुआ है सब पे ग्रीन टिक लिख के आ जाएगा, ठीक। ग्रीन टिक लगने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वहाँ से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आएंगे, ठीक। तो ग्रीन टिक लगने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सब फिल करने के बाद इन्फॉर्मेशन, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आके आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए जब आप सब कुछ फिल कर लेंगे, ठीक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट मेडल्स, ओबीसी एनेक्चर, जब आपका ये सब फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी देखिए यहाँ सब में ग्रीन टिक लग के आ जाएगा, ठीक, सब में ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक। और ग्रीन टिक आने के बाद आप क्या करना है, इसके बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आके आपको देखना है जो फॉर्म है आपका, ठीक है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का फॉर्म है, यहाँ आप आ जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो क्लोजिंग डेट है वहाँ दिखा रहा है और आपका नोटिस डेट है वो सब दिखा रहा है। फिर आपका पार्ट 1 ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन, क्या आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है तो यहाँ व्यू पार्ट 1 पे करेंगे, ठीक। ये आपका पार्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 पे आएंगे। देखिए इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें व्यू एडिट अपडेट एडिया ओटीआर प्रोफाइल, ठीक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है आपका, वो अपडेट करने के लिए आ जाएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म तो अभी भरा नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें आ जाएंगे और देखिए यहाँ क्लिक हियर फॉर पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड के लिए जब आएंगे तो यहाँ पार्ट सेकंड के लिए आपका ओपन होके आएगा, इस तरीके से ओपन हो के आ जाएगा। सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स ओपन आएंगी और आपको यहाँ डिटेल्स अपनी चेक करनी होंगी, आपको डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी। देखिए यहाँ अलग अलग पार्ट हैं, आपका पार्ट थर्ड का पार्ट सेकंड का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट के बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तो आप अपलोड कर चुके हैं पहले से ओटीआर प्रोफाइल में। आपको यहाँ दोबारा से चेक कर लेना होगा कि फोटोग्राफ सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया है क्या वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद लास्ट में आपका सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, आपको सेंटर सिलेक्शन आपको करना होगा अपना और फिर एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन आपको करना होगा। उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। अब देखिए पार्ट सेकंड पे जब हम आएंगे इस तरीके से, तो आप यहाँ दोबारा से आ सकते हैं, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपडेट ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, और यहाँ देखिए ये दोबारा से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आ जाइए।
और ये देखिए आपका जब तक आप पार्ट सेकंड अपना भरेंगे नहीं तब तक आपका जो ये डैफ है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ये एक्टिव नहीं होगा। जब आप ये पार्ट सेकंड फिल कर लेंगे अपना तभी आपका ये डैफ एक्टिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका पेमेंट है एग्जाम से और एग्जाम सेंटर है। ये आपका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है पूरा, और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिर पेमेंट एग्जाम सेंटर कैसे चूज करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप ये ओटीआर प्रोफाइल वगैरह जो अपना है फिल करिए और अपना ये कंप्लीट करिए। ठीक, थैंक यू, जय हिंद। और देखते रहिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।